हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सीटेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो ईयर में 2 बार होता है। यानी पहली बार तो आपका जुलाई में और दूसरा आपका क्या होता है, दिसंबर में। 2 टाइम आपके नोटिफिकेशन आते हैं और आपका एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर आप कहें, जब आपका जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो नोटिफिकेशन आपके अप्रैल तक तो आ ही जाते हैं, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि अप्रैल बीत चुका है, मई आ गई है, उसके बावजूद नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो एक उम्मीद लगाई जा रही है यही कि शायद पहली बार ऐसा हो कि जुलाई में एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि अगर होना होता तो अब तक नोटिफिकेशन आ गया होता, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब शायद पहली बार ऐसा होगा कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो होगा कब? बात करें तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर में, और इसके नोटिफिकेशन आपको अगस्त और सितंबर के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी बरकरार रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको न्यूज़ ये मिल रही है तो सीटेट में देखो, टीचिंग एग्जाम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो वो हमारा हर जगह हमारा वो वर्क करता है, अगर हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी अगर आपका सीटेट क्लियर है तो सिंपल सा काम करो, केवीएस की तैयारी करना शुरू कर दो। तो सीटेट के साथ साथ, ये मैं नहीं कह रही कि सीटेट को बिल्कुल साइड करके फिर केवीएस, क्योंकि देखिए सीटेट में पेडागोजी वगैरह उसमें भी आपको हेल्प करेगी। लेकिन केवीएस का जो पेपर होता है वो आप जानते हैं भाई, सीटेट एक क्वालिफाइंग है ना। आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको केवीएस की तैयारी करनी रहती है। तो केवीएस की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और केवीएस का फॉर्म आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अगर ये सीटेट का एग्ज़ाम लेट होगा, यानी दिसंबर तक होगा, इससे पहले केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसकी तैयारी पे जुट जाइए। बहुत ज़्यादा वेट मत कीजिए, अदरवाइज जैसे भी नोटिफिकेशन आता है तो 2 मंथ का प्रॉपर समय तो मिलता ही है आपकी तैयारी करने के लिए। तो अभी तक आपने जितना भी सीटेट में प्रिपेयर किया है वो तो ठीक है, उसको पढ़ते रहिए साथ साथ में, और केवीएस के लिए थोड़ा सा जुड़ जाइए। क्योंकि शायद हो सकता है कि शायद केवीएस या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने के चक्कर में ऐसा हुआ है कि वो लोग अभी तक नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं निकाला है। मैं कोई चीज़ 100% नहीं बोलूँगी कि नहीं ही आएगा, अगर आ भी सकता है, क्योंकि मई स्टार्टिंग है, मई जून जुलाई, जुलाई हो सकता है लास्ट तक एग्ज़ाम करा लें। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि शायद नहीं ही होगा। तो आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आज मैं बात करूंगी, जैसा कि हमने एनसीईआरटी शुरू की थी, कि एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं सीटेट पेपर 2 में। तो मैंने जैसा आपसे बोला कि तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिए। और ये जो आपका सोशल है, यानी आपका सामाजिक अध्ययन है, ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ जहाँ आपके सामाजिक अध्ययन आते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा दूसरा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आपको केवीएस की भी सीरीज़ मिलेगी, जहाँ हम पिछले वर्षों के साथ साथ नए पैटर्न से आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनको भी करेंगे। तो यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। तो दूसरा चैप्टर, तो यहाँ पे दूसरे चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है मानव का विकास, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक तथा चरवाहे। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि इसमें अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल मतलब, पाषाण का मतलब ये होता है पत्थर, ठीक है। यानी ऐसा समय जब पत्थरों का इस्तेमाल होता था। कैसे इस्तेमाल होता था? जैसे मान लो आदि मानव है, अब पहली चीजें कुछ थी नहीं, ना कृषि थी, ना पशुपालन था, ना स्थायी निवास था, वो तो धीरे धीरे डेवलप हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या करते थे, पत्थरों के आगे वाला जो हिस्सा था उसको नुकीला करके वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। क्योंकि वो केवल शिकार पे ही डिपेंड थे भाई, उनको पेट भरना है, भोजन करना है, तो वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे। और कभी मान लो पत्थर ऐसे अगर मारो तो शायद उतना अच्छे से वो काम ना करे, लेकिन उस पत्थर को आगे वाला हिस्सा अगर नुकीला कर दो तो वही आप पे घाव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे पत्थरों के यानी पाषाण काल में यही सब चीजें होता था। अगर यहाँ पे बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई है, जल में हुई है, ऐसा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो उस पर बात करते हैं।
तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, माना जाता है कि जो आदिमानव के जीवाश्म है वो अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो मानव की जन्मस्थली है वो अफ्रीका महाद्वीप है, यानी जो मानव का जहाँ जन्म हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है। और आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप मानव का जो आदि पूर्वज है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो मनुष्य का आधुनिक नाम है वो क्या है, होमो सैपियंस है। क्या है, होमो सैपियंस। तो ये चीज़ें रही इंपॉर्टेंट। एंड देन बात करें तो यहाँ पे पाषाणिक जो उपकरण है और मानव विकास के क्रम के आधार पर जो प्रागैतिहासिक काल है इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम पुरापाषाण काल के बारे में। तो यहाँ पे ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ईयर को अभी जाने दीजिएगा, क्योंकि जब आप सीटेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ ईयर वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जैसे जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी हिसाब से करें। ठीक है। और इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जहाँ केवल आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित ही सारी चीज़ें, मतलब एनसीईआरटी की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखो, सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृत का अन्वेषण ब्रूसफुट महोदय ने 1863 में क्या किया था। अब जैसे हमने कहा कि भाई प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा, अब हमें पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटना है। कौन कौन सा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके तीनों चीज़ों की विशेषताएं देखते हैं, कब कौन सी चीज़ें बिल्ड हुई, कब कौन सी चीज़ों का विकास हुआ, कौन से उपकरण प्राप्त हुए, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है। तो ये इस काल के पाषाण उपकरण सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, सिंगरौली घाटी जो कि उत्तर प्रदेश यानी छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी तथा समस्त जो भारत है यानी सिंध और केरल को छोड़कर पाए जाते हैं। अगर मुख्य उपकरण की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, आपका सल्क है, गंडाशा है, खंडक है, ठीक है, हस्तकुठार है और वाटिकास्म है। तो ये उपकरणों के नाम हैं, तो नाम भी याद रखिएगा। कई बार जैसे मान लो सीटेट के एग्जाम ना हो कि कोई और एग्जाम्स हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम जहाँ सोशल के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये मदद कर सकता है, तो आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से। वहीं बात करें तो इस काल को सोहन संस्कृति, घापन चॉपिंग, पेबुल संस्कृत तथा हैंडेक्स संस्कृत भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस काल को सोहन संस्कृति या घापन चॉपिंग, पेबुल संस्कृत या हैंडेक्स संस्कृत कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल को। ठीक है। इस काल में उपकरणों के जो अतिरिक्त हाथी, जंगली भैंसा, जंगली बैल, दरियाई घोड़ा, ये भी जीवाश्म पाए गए हैं। तो उपकरणों के अलावा भी आप इन जानवरों के नाम याद रखेंगे, हाथी, जंगली भैंसा, जंगली बैल, दरियाई घोड़ा, इनके भी जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है। इस काल का मानव जानवरों का शिकार करता था तथा कंदराओं में जानवरों की तरह रहा करता था। तो देखो, पहले क्या था कि मानव जानवरों का शिकार नहीं करेगा तो भोजन करेगा कैसे। तब का जो मानव था वो जानवरों का शिकार करता था, और शिकार करने के लिए मैंने जैसे ही आपको बताया कि पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों की गुफाओं में फिर धीरे धीरे रहना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कई जगह हमें चित्रकारी भी मिली है जिससे पता चला है कि वो पत्थरों के बीच यानी गुफा बना के भी रहते थे, क्योंकि स्थायी निवास रहता नहीं था, और पत्थर पत्थर जोड़ के भी आप घर बना सकते हैं, मतलब एक गुफा जैसी बना सकते हैं। वहीं बात की जाए तो नर्मदा घाटी में हथनोर नामक ग्राम से एक मानव खोपड़ी भी मिली है, और यह लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। यह भारत में अब तक प्राप्त मनुष्य का सबसे पुराना क्या है, अवशेष है। याद रखेंगे। अब जैसे मान लो निम्न पुरापाषाण काल के बारे में हमने सारी चीजें जान ली, और ये एनसीईआरटी है, इसमें कुछ भी मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकती, ना मैं अपने हिसाब से बता सकती। जो जैसा है इट इज वैसा ही मैंने आपको बताया है। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा, तो मध्य पुरापाषाण काल के बारे में, तो इस काल में सिंध यानी पाकिस्तान, केरल और नेपाल को छोड़कर भारत के प्रायः सभी प्रांतों में मनुष्य के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट बात करें तो मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, ये याद रखेंगे। निवासा यानी जो महाराष्ट्र में, डिनवाना राजस्थान में, भीमबेटका नर्मदा घाटी पुरुलिया,
जो पश्चिम बंगाल और तुंगभद्रा नदी घाटी, तो ये मुख्य स्थल हैं। औजारों की बात करें तो बेधक, खुरचनी और बंधनिया, तो ये औजार कब मिले हैं हमें? मध्य पुरापाषाण काल में। और निम्न पुरापाषाण काल में मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया है कि देखिए अंतर आपको समझना पड़ेगा, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। मान लो कि ये जो आपके औजार हैं, ये जो औजार आपको दे दिए गए, ठीक है, क्वेश्चन में, और उसके बाद ऑप्शंस में आपको निम्न पुरापाषाण काल के साथ साथ आपके मध्य और उच्च भी दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये औजार किस काल में आपको प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भीमबेटका के 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं से इस काल के लोगों के रहने के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुफाओं के अंदर भी वो क्या, जैसे मान लो कुछ बारिश वारिश हुई या बारिश वारिश से बचने के लिए तो वो गुफाओं के अंदर गए होंगे। गुफाओं के अंदर गए तो बैठे बैठे वो कुछ ना कुछ अपने जो हाथ से, मतलब पत्थरों से कुछ ना कुछ चित्रकारी उन्होंने की, जिससे हमें पता चला कि वो क्या रहते थे, उस काल के लोगों के रहने के हमें साक्ष्य चट्टानों की गुफाओं में हमें मिले हैं। यह नियंडर स्थल मानवों का क्या था? युग था। अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। तो इसके जो औजार हैं वो है तक्षणी, फलक और खुरचनी। यहाँ पे देखो हमने खुरचनी ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल दोनों में खुरचनी मिली हुई है, याद रखेंगे। निवास स्थान की बात करें तो रेनीगुट्टा तथा कुरनूल जो आंध्र प्रदेश, सोलापुरम, बीजापुर में है। वहीं अस्थि उपकरण की बात करें तो अलंकृत छड़ें मिली, मत्स्य भाला यानी हारपून भी बोलते हैं, और नोकदार सुइया, तो ये अस्थि उपकरण मिले हैं। बेलन घाटी से शुद्ध फलक यानी उद्यांग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और रेणुगुट्टा से फलकों व तक्षणियों का एक विशाल संग्रह भी मिला है। कुरनूल से हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। तो ये जो चीजें मिली हैं इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी में हरे तथा गहरे लाल रंग का उपयोग हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारी हुई है उनमें किस कलर का यूज हुआ है? तो ये याद रखेंगे, हरे तथा गहरे लाल रंग का क्या हुआ है? यूज हुआ है, यानी उपयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो अभी तो हम उनके भाग पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इनके मुख्य स्थल बगौर, पंचपद्र घाटी, सोजत यानी राजस्थान में है, लंघनाज गुजरात में है, अक्षज और बलसाना, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, आदमगढ़, भीमबेटका, वीरभानपुर जो आप पश्चिम बंगाल में है, और कर्नाटक के संगनकल्ल तथा उत्तर प्रदेश का सरानाहर, लेक हीमा और मोर हना, तो ये जगहों के नाम हैं। वहीं जो इम्पोर्टेंट क्या है तो वो ये है कि जो मुख्य उपकरण है वो लघु पाषाण यानी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ बोलते हैं, से बने जो औजार हैं, जैसे ब्लेड, अर्धचंद्राकार उपकरण, इकधार फलक वाले औजार, त्रिकोण, नवचंद्राकार तथा समलभ औजार और नुकीला औजार। वहीं बात करेंगे तो याद रखेंगे कि इस काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से क्या थे? परिचित थे। तो हम बात कर रहे हैं किस काल की? एक बार फिर से बात कर ले रहे हैं मध्य पाषाण काल की। तो अगर पूछा जाए किस पाषाण काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की भी अस्थियां मिली हैं, यानी मध्य जो आपका पाषाण काल है, इस काल में हमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ते की भी अस्थियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाने की संभावनाएं बहुत रहती हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मणि में महादेव पहाड़ियों में मध्य पाषाण युग के शैलाश्रल मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की तो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो इसके जो मुख्य स्थल हैं वो हैं आदमगढ़, चिरांद यानी जो बिहार में है, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बुर्जहोम व आपका गुफर कराल यानी कश्मीर। कश्मीर का तो नाम लेते ही वो जो वाकया है वो याद आ जाता है कि जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है और जिसमें 26-27 लोगों की मौत हुई है, और केवल इस वजह से मौत हुई है क्योंकि वो हिंदू थे। सो ये बेसिकली एक तरीके से फूट डालने का भी एक तरीके से काम कर रहे हैं ताकि जो हिंदू मुस्लिम है वो आपस में ही लड़ पड़े, ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बच्चे और जो महिलाएं हैं उनको छोड़ा है, लेकिन जितने भी पुरुष वर्ग थे उनको सबको मार दिया है। और
बेसिकली आप सभी ने वीडियोस वगैरह तो देखे ही होंगे, उसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि कैसे गोलीबारी हो रही है और कैसे लोगों की जान जा रही है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग शांति के लिए पिकनिक मनाने जा रहे हैं, स्पेस हनीमून मनाने जा रहे हैं, और ऐसी जगह में ऐसी आतंकी हमला, और बहुत खतरनाक था। इसके बावजूद कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जिनको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही थी कि ठीक है, ओके, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो जैसे कि हम ये चीज़ें देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई, आपको दूसरों के लिए थोड़ा तो सहानुभूति होनी चाहिए कि किसी के घर में सोचिए कितने घर में मातम मना है, कितने लोगों का घर उजड़ा हुआ है, नई नवेली दुल्हन की शादी हुई, उसके पति खत्म हो गया, तो एक तो सहानुभूति रखनी चाहिए कि इतना बड़ा जो हुआ है अटैक, उसके बावजूद आपके अंदर एक भी डर नहीं है, आप कश्मीर जा रहे हैं फिर से घूमने के लिए, थोड़ा सा तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिलहाल मेरा कंसर्न यही है कि सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। और ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग भाग भी नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हैं पूरा ग्राउंड जैसा था, तो वहाँ पे कश्मीर नाम सुन के थोड़ा सा अंदर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और ऐसी देखिए, ऐसे जो मौत होती है ना, ये बहुत मतलब बहुत खतरनाक होती है। ये चीज़ें ना जहम से उतरती नहीं है, चाहे उनके परिवार की बात हो या जो अदर नागरिक है उनकी बात हो। ऐसी जो देखो मौत होना, एक चलो ठीक है, हम जानते हैं कि भाई मौत लिखी होती है, हर किसी की मौत होती है, लेकिन इस तरीके की मौत नहीं होनी चाहिए किसी की भी, है ना, चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेहरगढ़, पश्चिम बंगाल, प्रादीपी भारत और कोटडीजी। ठीक है, वहीं अगर हम मुख्य औजार की बात करें तो पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, पत्थर की कुल्हाड़ी, छोटे पत्थर के औजार व हड्डी के औजार, ये सब चीज़ें मिली हैं। वहीं उनकी विशेषता क्या है कि कृषि कार्य आरंभ हुआ। तो कब कृषि कार्य आरंभ हुआ, एक बार फिर देखिए, नवपाषाण काल में। तो किस काल में कृषि का मतलब जो कृषि वर्क है वो स्टार्ट हुआ है, तो नवपाषाण काल में। पशुपालन भी आरंभ हुआ, मृदभांड का निर्माण, कपड़ा बुनाई, आग से भोजन पकाना, मनुष्य स्थायी निवास बन गया, और खर एवं बांस की झोपड़ी बनाई जाने लगी, और नाव मतलब नाव का भी निर्माण हुआ। तो आप देखिए कितनी सारी चीज़ें आपके नवपाषाण काल में हुई है। तो याद रखेंगे कि भाई पहले तो उनके पास रहने की जगह नहीं थी, गुफाओं में लोग रहते थे। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है। कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन और आपका स्थायी, भाई देखिए, कभी भी अगर कृषि का विकास होगा तो एक तरीके से आप ऑटोमेटिक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई खेती किसानी होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो कहीं जा ही नहीं सकते। जहाँ खेती किसानी होगी वहीं उन्हें घर बनाना पड़ेगा, तो झोपड़ी वगैरह धीरे धीरे क्या होने लगी थी, बनने लगी थी, नाव का भी निर्माण होने लगा था। तो ये सब चीज़ें कब हुई हैं, नवपाषाण काल में। ठीक है, चिरांद और सेनआर नामक स्थान हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हड्डी के उपकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है, चिरांद और सेनआर नामक जो स्थान है वो हड्डी के लिए उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करें तो बेलन घाटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से चावल का साक्ष्य, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य, और आदमगढ़ और बागौर से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी देखो फिर से मैं बता देती हूँ, चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करें कृषि का साक्ष्य आपको सर्वप्रथम कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ और बागोर से। इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बुर्ज होम के निवासी मृदभांडों का प्रयोग करते थे। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने के लिए ऐसी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे कॉलम में भी दिया है, देखो, निम्न पुरापाषाण काल आपका चॉपर चॉपिंग, पेबुल संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो स्केपर। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो ब्लड और यूरिन संस्कृति। मध्य पाषाण काल की माइक्रोलिथ सभ्यता कहते हैं। नवपाषाण काल को क्या कहते हैं, चमकदार पॉलिश की सभ्यता और पिकलिहल पय्यमपल्ली। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो इनका ईयर लिखा हुआ है, ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको करना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हाई लेवल की एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो फिर इस तरीके से आपको ईयर वाइज चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए एक कॉलम दिया हुआ है और इसमें क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, एक ही जगह आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न पुरापाषाण काल संस्कृत के लक्षण क्या हैं, सल्क, गंडाशा,
खंडक उपकरण और संस्कृत ये मिला। मुख्य स्थान की बात हमने की ही थी। महत्व और उपकरण की बात करें तो देखो हस्त कुठार एवं वटिकास्म उपकरण होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष और नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। ठीक है। वहीं अगर हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसको हम फलक संस्कृत भी कहते हैं। मुख्य स्थल की हमने ऑलरेडी बात की थी, नेवासा, डिंडवाना, ठीक है, भीमबेटका वगैरह। वहीं अगर हम बात करें तो उपकरण आपके फलक, बेदनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। ठीक है। बात करें उच्च पुरापाषाण काल की तो दक्षिणी संस्कृति यानी कुरनूल, चित्तूर आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। वहीं बात करें यहाँ पे तो प्राचीन होमोसेपियंस मानव का काल, हार्पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पुरापाषाण काल की वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और यहाँ अगर हम बात करें तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास हुआ। अर्धचंद्राकार उपकरण, एकधार फलक मनुष्य स्थायी रहने लगा था इस काल में। ठीक है। और यहाँ पे नवपाषाण काल की बात करेंगे तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति यानी आपके कश्मीर, असम, गारो हिल्स, चिरांद, प्रायद्वीपीय भारत, आंवरी, कोटदीजी और मेहरगढ़। वहीं बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, पशुपालन, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवास बना और पाषाण उपकरण की पॉलिश शुरू, और नाव का भी निर्माण हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। ठीक है। अब जैसे हमने पाषाण काल के बारे में तो सभी पढ़ लिया है कि मानव का जो आरंभिक विकास था। अब बढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो मानव ने सबसे पहले ताम्र मतलब तांबा धातु की खोज की, यानी सबसे पहले खोजी जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो है तांबा। और पाषाण उपकरणों के साथ साथ वह तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगा। इसी काल में इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कैलोलिथिक कहते हैं। ठीक है, कैल्कोलिथिक कहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि तब तांबे का विकास हुआ तो इसी वजह से इसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो नाम केवल उसी से है जिससे उनका विकास हुआ है, जिससे उनका प्रोग्रेस हुआ है। वहीं बात करें तो तकनीकी दृष्टि से जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता से पूर्व की है, और किंतु काल क्रमानुसार भारत में यह सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के क्या आती है, बाद आती है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो उसके बाद आपकी कौन सी सभ्यता आती है, ताम्रपाषाण सभ्यता आती है। इस सभ्यता में अगर हम बात करें तो इस काल में तांबे का प्रयोग इसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। अब ये ताम्र कुल्हाड़ी का प्रयोग कर मैदानों से जंगलों को आसानी से क्या कर सकते थे, साफ कर सकते थे और बस्तियां बसा सकते थे। जैसे देखो स्टार्टिंग में जब पत्थर का विकास था और पत्थरों से चीजें लोग करते थे, शिकार वगैरह करते थे, तो क्या जैसे मान लो अगर आपको खेत में भाई घास उगाई है और घास है, खरपतवार है, उसको हटाना है, उसको साफ करना है, तो क्या आप पत्थर से इजी तरीके से कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप वही आपकी जो ताम्र कुल्हाड़ी है, आप उससे आसानी से जो घास वगैरह है उसे आप हटा सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, फायदेमंद हुआ। ठीक। वहीं अगर हम बात करें तो स्थिरवासी यानी बस्ती निवास होने से ये कृषि कर सकते थे, यानी खेती किसानी कर सकते थे। भाई देखो खेती किसानी करने के लिए सबसे पहले आपको जमीन को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा, और वो पत्थर से मुमकिन नहीं था। ताम्र की जो कुल्हाड़ी है उससे तो वो चीजें साफ हो गई और इसी वजह से वो कृषि करने योग्य भूमि बन गई। ठीक है। और इस तरीके से ताम्र पाषाणिक जो मानव है, ठीक है, पशुपालन के साथ अपनी जीविका के लिए अब कृषि भी करने लगा। तो देखो पशुपालन यानी पशुओं का जो पालन है उसके साथ साथ वो कृषि भी करने लगा। तभी अब धीरे धीरे उनका क्या, पहले तो केवल शिकार पे डिपेंड थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास उनका हो रहा है। अब पशुपालन के साथ साथ वो खेती किसानी भी कर रहे हैं और स्थायी निवास भी उनका हो गया है। ठीक है। तो इसलिए ताम्र पाषाण युग को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की जो बस्तियां हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं। याद रखिएगा जब भी हम कृषि किसानी करते हैं तो जानते हैं खेतों में खरपतवार होती हैं, डंठल वगैरह हो जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हमें खेत में क्या करना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है, पाटा लगा के उन्हें बराबर करना पड़ता है, क्योंकि समतल भूमि में ही हम आसानी से कृषि कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो मानव जीवन में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया है वह तांबा है। ठीक है, लगभग 5000 ईसा पूर्व। ठीक है।
और मुख्य ताम्रपाषाण संस्कृति निम्न थी, जैसे आहार एवं गुलुंद दक्षिण पूर्व राजस्थान की, बनास घाटी, कायथा मध्य प्रदेश, गुलुंद अहमदनगर महाराष्ट्र और मालवा संस्कृति। वहीं यहाँ पे देखिएगा कि सभी ताम्रपाषाण संस्कृति में मालवा मृदभांड सबसे उत्कृष्ट पाया गया है। और मुख्य स्थलों की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल है, पांडु राजार है, डिब्बी, वीरभूमि और महिषादल, ठीक है। और बिहार में सवार है, चिरांद है, ताराडीह है, उत्तर प्रदेश में रेवाड़ा डीह व नौहार। तो इतना वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो इस संस्कृति के लोग ताम्र एवं पत्थर के छोटे छोटे औजारों व हथियारों का प्रयोग करते थे, जैसे इन चीज़ों का फलक और फलकिया, ठीक। और यहाँ पे जोरवे संस्कृत के मुख्य स्थल हैं कौन कौन से? जोरवे, निवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश व नासिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आहार का पुराना नाम तांबावती यानी तांबे वाली जगह था। तो आहार का पुराना नाम याद रखेंगे। यहाँ पर काले लाल रंग के मृद भांडों का क्या होता था? यूज होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, लोग पत्थर के घरों में रहते थे। तो याद रखेंगे कि जो पक्की ईंटें मतलब जब ईंटों को हम लोग भट्टे में रखते हैं, ठीक है, उनको गर्म किया जाता है, उसके बाद ही ईंट वो मजबूत होती है, नहीं तो पहले तो केवल मिट्टी मात्र होती है। तो जब वो जो पक्की ईंटों का प्रयोग है वो नहीं होता था, लोग पत्थर के घरों में रहते थे, जैसे पहले पत्थरों की गुफाओं में रहते थे वैसे, ठीक है। सूठी संस्कृति यानी राजस्थान गंगा नदी के क्षेत्रों में फैली थी और केरल में पत्थर की चट्टानों में 100 दफनानों के साक्ष्य मिले हैं। यानी 100 मतलब जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो 100 हो जाता है। तो 100 दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? केरल के पत्थर की चट्टानों में। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी यानी पिकली हल, संगाना कालू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन तथा लौह युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस से परिचित थे तथा और चीज़ें अगर देखें और तथा किसका पालन करते थे? तथा इनका क्या करते थे? पालन करते थे। किनका किनका? गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस का क्या करते थे? पालन करते थे यानी पालते थे। वहीं अगर हम बात करें कि हिरण तथा ऊंट से भी ये लोग परिचित थे, यानी इनके बारे में भी इन्हें पता था, किंतु ये घोड़े से परिचित नहीं थे। याद रखेंगे ताम्रपाषाण के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि ऊंट तथा हिरण से क्या थे? परिचित थे। अनाजों की बात करें तो गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग तथा मटर आदि को क्या करते थे? उगाते थे। नौदा टोली से बेर तथा अलसी उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो अलसी और बेर उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो नौदा टोली से। वहीं अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत की बिहार तथा पश्चिम बंगाल से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जो पूर्वी वाला इलाका है बिहार से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक, तो यहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे और चावल के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। इससे मछली और भात खाने की परंपरा के प्रचलन का पता चलता है। यानी भाई ये सारे जो मटेरियल मिले हैं तो इनसे यही लग रहा है ना कि भाई मछली के जो कांटे हैं उनका साक्ष्य मिला और चावल के साक्ष्य मिले, इसका मतलब वहाँ के लोग मछली चावल खाना पसंद करते थे या मछली चावल खाते थे, ठीक है। अगर मान लो यहीं आपके उत्तर प्रदेश में जैसे दाल चावल मिल जाए, ठीक है, अब जैसे मान लो ये पीढ़ी गई पूरी की पूरी और उसके बाद जो नए लोग आएंगे और यहाँ से उन्हें कुछ साक्ष्य वगैरह मिले, तो जैसे मान लो दाल चावल लोग खाते हैं, अब आजकल ज़्यादातर दाल चावल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दाल चावल जिसे भात वगैरह कहते हो, ठीक है, अब वो उनको मिले तो वो यही अंदाज़ा लगाएंगे ना कि तब के लोग दाल चावल खाते थे, ठीक है, ऐसे टाइप। तो तब के लोग क्या खा रहे हैं? मछली और चावल। यहाँ पे बात करें तो याद रखेंगे ये लोग कताई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा से चरखे तथा तकलिया प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। देखिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी आसान नहीं है। एनसीईआरटी में हर एक, आप देख रहे हैं जो भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, हर एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली तो आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम इधर उधर क्वेश्चन आंसर ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन जो मेन है हमारा उस पर फोकस नहीं करते। और अगर हम इसको शिद्दत से पढ़ लें तो सच में ये हमें अच्छे मार्क्स दिलवा देगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो इस सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र निम्न थे। सिंधु नद क्षेत्र आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। वहीं हड़प्पा, रोपड़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चहुंदड़ो, झुकार, आमरी तथा झंगर, ठीक है। गंगा नदी की बात करें
तो कौसाम्बी और आलमगीरपुर, ब्रह्मनद क्षेत्र, महानद क्षेत्र, चंबल नद क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए ताम्र पाषाण कालीन स्थल की बात करें तो देखो दक्षिण पूर्व राजस्थान की बात करें तो आपके दो हैं, आहार और आपका गिलुंड, ठीक है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो आपका चिरांद है, बुर्दवान है और मिदनापुर है। वहीं अगर हम पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपका मालवा है, कायथा है और ईरान है। वहीं अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो कौन कौन सी हैं, आपके जारवे संस्कृति, नवासा, दायमाबाद, चंदौली और कौन सा है, इनाम गांव, नासिक और नौदा टोली। तो इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जो मुख्य बिंदु हैं उन पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृद भांडों का क्या करते थे, यूज करते थे। और उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं, ठीक है। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन क्या करते थे, जो भांड थे जैसे ये देख रहे हो ये, ठीक है, इनका प्रयोग करते थे। क्या करने के लिए, पकाने के लिए, खाने पीने, सामान रखने वगैरह के लिए ऐसे यूज करते थे। देखिए आप लिखा हुआ है नौदा टोली यानी मालवा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो इनमें भी क्या रखते थे, सामान वगैरह रखते थे। वहीं अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणित हो गई और इन संस्कृतियों को नवपाषाणी, ठीक है, नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृत का नाम दे दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण मृद भांडों का व्यवहार करते थे। इनमें से एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के थे और लगता है कि इसका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता रहा होगा। ये चाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद रैखिक आकृतियां बनी रहती थीं। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जो भी बस्तियां थीं उनके बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोदीदार तस्तरियाँ और गोडीदार कटोरे बनाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने ऊपर आपको बताया वो सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आरंभिक मानवों की, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो आखेटक की बात करें तो खाद्य समुदाय के लोग निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। कारण क्या था कि वो जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उसका कारण जान लेते हैं। यदि वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहे होते तो वे सभी उपलब्ध पौधे और पशु संसाधनों को खा जाते। जैसे मान लो अगर आपको एक बाग दे दिया जाए, या मतलब चलो ठीक है एक जगह ही आप रह रहे हो, वहाँ कई सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप लंबे समय तक रहोगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपको, तब आप खेती किसानी करते थे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी तो आप वो सारी चीज़ें खाओगे, तब तो आप पेड़ पौधों पे डिपेंड नहीं रहोगे। लेकिन जब आपको पता है कि आपको पेड़ पौधों और जानवरों पे डिपेंड रहना है तो आप वही चीज़ करोगे, या तो सारे जानवरों का शिकार कर डालोगे, उसके बाद जितने पेड़ पौधे हैं उनको खा डालोगे। तो इस वजह से जब तक जो चीज़ें रहती थी वो खाते थे, उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते थे। जानवर यानी जानवरों की बात करें तो जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसलिए इन लोगों को शिकार के लिए उनका पीछा करना पड़ता था। जैसे ऐसा है नहीं कि जैसे मान लो लगातार शिकार हो रहे हैं तो जानवर का भी आवागमन होता है भाई। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब पता चला कि भाई अब यहाँ जानवर नहीं मिल रहे हैं, और भोजन का आश्रय भी वही था, ठीक है, क्योंकि जानवरों का शिकार करके उनका पेट अच्छे से भरता था, तो वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे तो लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश में हर मौसम में क्या की है, यात्रा की है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शुष्क मौसम में अपने स्थानों से पानी की तलाश में क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। रहने के लिए जगह की बात की जाए तो लोग निम्नलिखित उपलब्धता वाले स्थानों में रहना पसंद करते थे। जैसे वे नदियों और झीलों जैसे पानी के स्रोतों के पास रहते थे। रीज़न क्या है, पानी के स्रोतों के पास रहने में क्या होगा, हमें पानी उपलब्ध हो पाएगा, हम पानी पी पाएंगे, अदरवाइज दूर रहेंगे तो शायद दिक्कत होगी। लोगों ने उन जगहों को खोजने की कोशिश की जहां अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर आसानी से उपलब्ध हों, क्योंकि यह शिकार के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले स्टार्टिंग में वो क्या करते थे, पत्थरों से शिकार करते थे भाई,
पत्थरों का यूज करके वो शिकार करेंगे और शिकार से ही वो भोजन कर पाएंगे। तो वही पत्थर को आगे का हिस्सा नुकीला कर वो क्या करने लगे, धीरे धीरे शिकार करने लगे। पहले तो वो मालूम नहीं था उनको कि पत्थर को नुकीला करना है, फिर धीरे धीरे उनको मालूम हुआ जब पत्थर का आधा टुकड़ा टूटा और वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक था, तब उनको लगा कि अगर हम आगे का हिस्सा थोड़ा और मतलब पतला कर दे, नुकीला कर दे, तो जो हम शिकार करते हैं वो शिकार आसानी से होगा। जैसे मान लो किसी को ऐसे सिंपल सा पत्थर मारो, जैसे अभी पीटना नहीं किसी को, एक एग्जाम्पल दे रही कि जैसे मान लो ऐसे किसी को पत्थर मारो, ठीक है, और एक पत्थर ऐसा हो जो नुकीला हो, उसको मार के देखो तो नुकीला वाला घाव ज्यादा करेगा, ठीक है, निशान छोड़ देगा वो। तो ये जो चीज होती है। गुफाओं की बात करें तो भीमबेटका यानी वर्तमान, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है। ये गुफाओं और चट्टानों के आश्रमों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना है, किस लिए चुना है ये देखते हैं, क्योंकि ये बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती है। भाई गुफाओं में रहेंगे तो हम धूप से भी बच पाएंगे, बारिश से भी बच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन गुफाओं में ये शुरुआती लोग रहते थे उनमें से कई की दीवारों पर चित्र मिले हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग क्या करते थे, दीवारों पे पत्थरों से क्या बना लेते थे, चित्र बना लेते थे। तो कुछ बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के हैं। ये चित्र जंगली जानवरों को बड़ी सटीकता और कौशल के साथ चित्रित करते थे। यानी कैसे चित्र बनाते थे, जानवरों वगैरह के, ठीक है, यानी शिकार करते वक्त जैसे जैसे शिकार किया जाता है उस तरीके के वो क्या बनाते थे, चित्र वगैरह बनाते थे। पूरा स्थल की बात की जाए तो पूरा स्थल में याद रखेंगे कि पूरा स्थल के वे स्थान होते हैं जहां वस्तुओं के अवशेष यानी उपकरण, बर्तन, भवन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इन्हें लोगों ने बनाया, इस्तेमाल किया और पीछे छोड़ दिया, ठीक है, क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। और ये पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के नीचे दबे हुए या कभी कभी पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं, याद रखेंगे। आग की खोज के बारे में बात करते हैं तो राख के निशान बताते हैं कि उस समय के लोगों ने आग का क्या किया, आविष्कार किया था। यानी पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी उठी और तब उन्हें पता चला कि आग ऐसे उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे इसका प्रयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता है, प्रकाश के रूप में, मांस भूनने के लिए, जानवरों को डराने के लिए। आप जानते हैं कि जानवर आग से बहुत डरते हैं। आग के संपर्क में जानवर बहुत जल्दी नहीं आते। अगर जैसे आप कभी किसी भी मुसीबत में हैं और आप चाहते हैं कि इस मुसीबत से बच जाएं, तो अगर आप आग से डराएंगे तो जानवर डरेंगे। नेक्स्ट है मौसम में बदलाव, यानी लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, जिसका कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का क्या था, विकास था। इससे घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई। लोग इन जानवरों को पालने लगे। मछली पकड़ना भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत की बात करें तो घास के मैदान के विकास के साथ लोगों को उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, जौ, चावल उगाने के बारे में पता चला। तो ये तीन चीजें याद रखना, गेहूं, जौ और चावल, ये इंपॉर्टेंट हैं। गेहूं, जौ और चावल उगाने के बारे में इन्हें पता चला। इस तरह उन्होंने खेती करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वहीं बात करें तो लोग अपने आश्रयों के पास उनके लिए भोजन छोड़कर जानवरों को आकर्षित करते थे और फिर उन्हें क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। मतलब एक तरीके से उन्हें फंसाना कि वो जी मतलब भोजन के लालच में पास आए, उसके बाद वो क्या कर ले, उसका शिकार कर ले। पालतू होने वाला मतलब पालतू जो जानवर था वो सबसे पहले कौन था, कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे पालतू होने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और यहाँ पे भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर, ये जानवर झुंड में रहते थे और इनसे ज्यादातर क्या करते थे, घास खाते थे। तब फिर धीरे धीरे घास उगने भी काफी लगी थी। अक्सर लोग इन जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे भी क्या बन गए। चलो ये तो रहा इंपॉर्टेंट चीजें। बसने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से क्या होते थे, अलग होते थे, और इसकी वजह से यह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। वहीं अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, आप कह सकते हैं कि लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, यानी जो जल्दी बीमार ना हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को क्या कर सकती हैं, संभाल सकती हैं। ऐसे ही अनाजों की वो उपज करने के लिए सोचते थे, ठीक है। तो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें।
जैसे आप जानते हैं जो दाने बड़े होते हैं, जो कटे फीटे नहीं होते हैं, उनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, खेतों में डालकर अनाज उगा सकते हैं। दानों से ही दाने उगाए जा सकते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। और अगर हम बात करें तो वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी, और पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले कुत्ते। तो देखिए पहले देखिए कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब माइंड डेवलपमेंट हुआ, पहले तो वो आज जैसे बंदरों की तरह चलते थे, धीरे धीरे वो अपने पैरों में चलने लगे। तो यही क्या है, विकास का क्रम है। पहले अंगूठे का इस्तेमाल वो लोग बहुत कम करते थे चीज़ें पकड़ने के लिए, धीरे धीरे अंगूठे का इस्तेमाल करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, तो अच्छे से चीज़ें कैप्चर कर पाते थे। ठीक, जीवन का एक नया तरीका, न्यू वे ऑफ लाइफ। लोगों को लंबे समय तक पौधों की देखभाल, पानी देना, निराई करना, पशु पक्षियों को दूर भगाना, अनाज पान पकने तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। भाई अब आपने खेती करी है, जब अनाज पकेगा तो तुरंत तो पकेगा नहीं, टाइम लगेगा, तब तक आपको क्या रहना है, वहीं रहना है। फिर वे भोजन और बीजों के लिए अनाज के भंडारण के बारे में सोचने लगे कि भाई अब पैदावार हुई है, उपज हुई है, अब इसको रखा कहाँ जाए। अब कोई चीज़ आएगा, हम एक बार में सारी चीज़ें तो खा नहीं सकते, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोर करके हमें रखना पड़ेगा। उन्होंने मिट्टी के बर्तन या टोकरियां बुनना या जमीन में गड्ढे खोदना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। देखिए जब हमें कुछ नहीं आता ना, तब कुछ ना कुछ माइंड में चलता है। जैसे मान लो कोई चीज़ हमें स्टोर करके रखनी है ना, हम तो कोई ना कोई आइडिया निकाल लेते, तब के भी मानों में आपका जो माइंड था वो उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ, तो धीरे धीरे उनके सोचने समझने और आगे विकास करने की प्रक्रिया क्या हो गई, तीव्र हो गई। वहीं मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे मेहरगढ़ उन जगहों में से एक था जहाँ लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा, और पहली बार भेड़ और बकरियां भी वहाँ पाली गईं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और यहाँ पे बात करेंगे तो मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, और वर्गाकार और आयताकार घर के भी अवशेष मिले हैं। वहीं इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो जो रिश्तेदार और जो दोस्त थे वो उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, और मृत्यु के समय जब उनको दफनाया जाता था मनुष्य को, तो उसके साथ बकरी को भी दफनाया जाता था। इसका रीज़न क्या है कि वो लोग सोचते थे कि ये लोग दूसरे दुनिया में जाएंगे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी, तो मनुष्य के साथ साथ बकरियों को भी दफनाया जाता था। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ था, मेहरगढ़ में, ठीक है, क्योंकि कई सारे दफन स्थल पाए गए हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है वो तो कंप्लीट हुआ। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सीटेट 2011 से 2021 के पेपर में पूछे गए जो आपके संबंधित प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। उसके बाद फिर हम तीसरे चैप्टर पे चलेंगे। ऐसे करते करते हम पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, और इस तरीके से आपका जो सामाजिक अध्ययन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर चाहे जब हो, लेकिन तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है, ताकि जो चीज़ें आप बार बार रिपीट होके देखिए। सीटेट पेपर ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पहली बार में ही क्लियर कर लोगे, और नहीं समझ पाए तो आप बार बार देते रहोगे तो भी क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए ज़रूरत है कि पहली बार में ही क्लियर किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है। एक वैकेंसी आती है तो 2-4 ईयर गैपिंग करके फिर बाद में आती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करके रखे जाएँ, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट तो छोड़िए, अब तो प्राइवेट में भी ठिकाना नहीं है जब तक आपने सीटेट क्लियर नहीं किया। तो एक तरीके से बात की जाए तो सीटेट तो अब अनिवार्य हो गया है आपका क्वालिफाई करना। इसमें कोई चॉइस भी नहीं है, कि कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप एक काम करें कि भाई हम प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, हम सीटेट बिना क्वालिफाई किए। तब ये भी अब रूल्स धीरे धीरे, अब देखिए जो अखबार में निकला था वो आप जानते ही हैं। तो क्यों रिस्क लेना, इससे अच्छा है कि सीटेट पहली बार में ही क्लियर किया जाए। और जो सेकेंड पेपर में प्रॉब्लम आती है, भाई जूनियर की वैकेंसी भी निकलती हैं, तो इसके लिए आपको सीटेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं उससे बेहतर जो जूनियर का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ आप अपने लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल रूप में आप पढ़ा पाते हैं। फिलहाल ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लास देखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द आपको केवीएस की भी जो क्लासेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसका भी फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, लगातार ऐसे ही क्लासेज देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई भी क्वेश्चंस हैं आप यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको
उससे संबंधित नोटिफिकेशन और जो क्विज़ेस वगैरह हैं या पीडीएफ की बात करें वो आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।